हे गाइस। तो मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चेंग फाइची को अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स और खर्चों के बारे में सोचकर काफी टेंशन हो रही थी। उसके लिए जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई थी, इसीलिए उसने एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब्स लेने का सोचा। उसके बाद चेंगजिन के घर वाले हॉस्पिटल आ गए और दादाजी का गुस्सा पूरे हॉस्पिटल में घूम गया, जहाँ वो ये जिंगशियान को डांट रहे थे। चेंग फाइची को इस सिचुएशन में अपनी माँ और दादाजी के रिलेशनशिप की कुछ समझ आई। बाद में येकिन और चेंग फाइची का रात का सीन होता है, जहाँ येकिन के दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। उधर येकिन अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। उसने चेंग फाइची को गुस्सा होकर धक्का दे दिया, लेकिन जब फाइची ने उसकी केयर और कामनेस दिखाई तो येकिन का दिल पिघल गया। येकिन को अपनी फीलिंग समझ में आ गई और जब वो इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद अपॉलॉजी करता है, फाइची का सॉफ्ट गेस्चर उसकी फीलिंग को सूट करता है। चेंग फाइची का काम डेमिन्यूर और केयर येकिन के लिए एक अनएक्सपेक्टेड कंफर्ट बन गया था। अब आगे आज का चैप्टर शुरू होता है बेडरूम में, जहाँ येकिन बेड पर आके लेट गया था। बट इन लेस देन 2 मिनट्स के बाद ही येकिन को अपनी गलती याद आई। उसका गिल्ट फिर से लपक के वापस आ गया। उसने सोचा अभी तक तो मैंने प्रॉपर्ली उसे मनाया भी नहीं, तो उसने धीरे से ब्लैंकेट के अंदर से अपना सर बाहर निकाला और बोला, तुम भी आ जाओ ना सोने। पर चेंग फाइची ने बिल्कुल शांत सा जवाब दिया, तुम पहले सो जाओ, मैं बाद में आता हूँ। थोड़ा सा रुक के येकिन ने फिर से बोला, इस बार थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट और थोड़ा ज्यादा वनरेबल बनके, साथ में सो जाते हैं ना बेबी। चेंग फाइची को बेबी सुन के कुछ अजीब लगा। उसने टर्न बैक किया और येकिन की तरफ देखा। येकिन का आधा चेहरा ब्लैंकेट के बाहर था। आंखों में थोड़ा डर था और थोड़ा ऑकवर्ड अफेक्शन भी। वो चेंग फाइची के उस नजर भर के देखे जाने से घबरा गया। उसका तो पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया। जो थोड़ा सटल और शर्मीला मूड बनाया था उसने, वो सब उड़ गया और बिना सोचे बिना फिल्टर के वो बोल गया, तुम सोओगे कि नहीं? पहली बार तुम्हें ऊपर रहने दे रहा हूँ, यानी टॉप पे। देख लो, ये आखिरी चांस दे रहा हूँ। हमारी समझदार ऑडियंस को समझ आ ही गया होगा कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये सुनते ही सच में चेंग फाइची ने अपनी किताबें बंद की, डेस्क लैम्प को ऑफ किया और हर कदम संभाल के बेड की तरफ आया। ये देखकर तो येकिन का कॉन्फिडेंस ही हिल गया। वो अंदर ही अंदर घबरा गया, पर फिर सोचा एक बार कह दिया तो कह दिया। अगर आगे भी अपना अपर हैंड रखना है तो अब पीछे नहीं हट सकता। तो बस आंखों को टाइटली बंद कर लिया, बॉडी बिल्कुल स्टिफ, जैसे किसी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो गया हो। चेंग फाइची येकिन के पास आके लेट गया और थोड़ा झुक के बोला, ये किसने सिखाया तुम्हें? येकिन ने हल्की सी आंख खोली, पर चेंग फाइची का चेहरा अपने इतने करीब देख के फिर तुरंत बंद कर ली। उसके बाद हल्का सा सर हिला के बोला, किसी ने नहीं, खुद से डिसाइड किया मैंने। और ये सच भी था, किसी ने नहीं सिखाया था उसे। एक रात जब वो घर पे अकेला बैठा था तो मोबाइल पे सारी चीजें सर्च कर रहा था, एक एक टॉपिक। नींद तो दूर की बात थी, पूरी रात जैसे कोई हीट वेव अंदर भर गई हो उसके। पूरी रात भर वो फायर शांत ही नहीं हो रहा था। और अब तो और भी बुरा हाल था। चेंग फाइची की गर्म सांसें जब उसकी चीख पे लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर एक सेल उसकी बॉडी का ओवरड्राइव पे आ गया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिर तभी चेंग फाइची बस उसे हल्का सा छुआ, उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट सी किस दी और फिर मुड़ गया। उसका हाथ छोड़ा और कामली राइट साइड पे लेट गया, अपनी यूजुअल जगह पे, और बस एक सिंपल सी लाइन में बोला, सो जा, गुड नाइट। टुच्ची हो गई उसकी। अगले दिन डे टाइम में येकिन अपना होमवर्क तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि कल रात उसका सडक्शन मिशन फेल क्यों हो गया। मैंने तो उसे बेबी भी बोला था। येकिन ने सोचा, पहले जब भी मैं उसे बेबी बोलता था तो चेंग फाइची का हाल तो ऐसा हो जाता था जैसे किसी ने उसमें रेड बुल इंजेक्ट कर लिया हो, फुल जोश में। मुझे इतना किस करता था कि आंखों के सामने तो तारे दिख जाते थे। तो फिर कल क्या हुआ?
उसका मूड नहीं था क्या? या फिर मैं ही इतना अनअट्रैक्टिव हो गया हूँ? ये थॉट प्रोसेस उसके लिए इतना इंटेंस हो गया था कि उसने पेन टेबल पे पटका और सीधा बाथरूम में भाग गया। मिरर के सामने खड़ा हो गया, फुल सेल्फ ऑडिट मोड में। नाक शार्प, आंखें बड़ी बड़ी, स्किन भी टाइट, स्मूथ डिस्पाइट लेट नाइट जागना, सब कुछ तो ऑन पॉइंट था। अपने बालों को हल्की सी फ्रस्ट्रेशन में स्क्रैच करता हुआ बोला, प्रॉब्लम तो फिर चेंग फाइची में ही है। शाम को जब टीचर चेंग अपनी ट्यूशन क्लास कंप्लीट करने गया था तो तब तक येकिन ने अपना अगला मास्टर प्लान भी रेडी कर लिया था। उसने जाओ फेंग को भी बुला लिया, जो इस बार काफी फ्री था। जाओ फेंग आया और जैसे ही उसकी नजर गई चेंग फाइची के समर होमवर्क पे, मतलब उसकी आंखों में लिटरल चमक ही आ गई। सीधा बैठ गया टेबल पे रेडी टू कॉपी। और सिर्फ खुद ही कॉपी नहीं कर रहा था, येकिन को भी कॉपी करने के काम में घसीटने लगा और बोला, भाई अगर तू ये होमवर्क वेस्ट करेगा तो बड़ा नुकसान है। देख ना कितने सारे पेपर्स हैं, कितना टाइम लगेगा इसे कंप्लीट करने में। ये सुनकर येकिन के अंदर का गुड बॉय वर्सेस लेजी बॉय का वार चालू हो गया। लास्ट में वॉर उसकी कंसाइज और सेल्फ रिस्पेक्ट ने जीता। उसे याद आया कि वो चेंग फाइची जो खुद इतना बिजी होने के बाद भी उसके लिए टाइम निकालता है, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है और इसे चीजें भी एक्सप्लेन करता है, तो उसने टेम्पटेशन को साइड में रखा, होमवर्क के पेपर को दूर स्लाइड किया और पूरे प्राइड के साथ बोला, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। ये किन पेन का टिप चबा रहा था, क्लियरली कंफ्यूज्ड और थका हुआ। उसने मुश्किल से 2 क्वेश्चंस लिखे थे और अचानक उसके दिमाग में एक डाउट आया। उसने जाओ फेंग की तरफ देखा और पूछा, वैसे तुम्हारा मॉनिटर तो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देता है ना, तुम फिर यहाँ होमवर्क कॉपी क्यों कर रहे हो? जाओ फेंग ने भी फुल चिल टोन में जवाब दिया, उसको क्या पता चलेगा, वैसे भी किसी भी तरह अगर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया तो रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा ना। ये कि ने क्यूरोसिटी से पूछा, रिवॉर्ड? कौन सा रिवॉर्ड? जाओ फेंग एक मिस्चीवियस सी स्माइल के साथ चकल करते हुए बोला, वही रिवॉर्ड तुम्हें जो टॉप स्टूडेंट देता है, वही रिवॉर्ड मुझे युआन युआन से भी मिलता है। ये सुनकर येकिन का एक्सप्रेशन मोमेंटली स्ट्रक ही हो गया। क्लियरली समझ गया कि वो रिवॉर्ड का क्या मतलब था। इधर स्कूल के समर वेकेशन खत्म हो गए थे और स्कूल वापस शुरू हो गए थे, यानी अब हमारा येकिन 12th ग्रेड में आ गया था। चाइनीज के हिसाब से अब वो क्लास 3 में था। तो आज नए स्कूल का सेशन का पहला दिन था। ऑडिटोरियम में फ्रेशर ओरिएंटेशन चल रहा था और सारे फाइनल ईयर के बच्चे इंक्लूडेड येकिन एक बार फिर से उस गर्मी भरे प्लेग्राउंड में लाइन में खड़े थे। येकिन जो कल रात लेट तक होमवर्क का दर्द सह रहा था, आज पूरा यूजलेस ज़ॉम्बी मोड में था। थकान के मारे आंखों के नीचे हल्के काले घेरे भी बन गए थे और मन में फुल इरिटेशन। स्टेज पे टीचर माइक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पूरे जोश में चिल्लाते हुए बोर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा था जहां लिखा था 300 दिन बचे हैं कॉलेज एग्जाम के लिए। लेकिन येकिन के लिए वो आवाज एक लूलाबी जैसी थी, बस खड़े खड़े ही नींद में जाने को वो रेडी था। उसका सर धीरे से एक तरफ गिरा और तभी उसके पीछे खड़े चेंग फाइची ने शोल्डर से उसे सपोर्ट दे दिया। साथ ही उसकी कमर पकड़ के धीरे से बोला, बस थोड़ा सा और, यही मत सो जाना। येकिन ने रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहा, बस रिलैक्स्ड होके उसके शोल्डर पे और कंफर्टेबली टिक गया। आंखें बंद की और जहां खड़ा था वहीं थोड़ा नैप मार लिया। उसे अंदर से भरोसा था कि अगर वो गिर भी गया तो भी चेंग फाइची उसे संभाल ही लेगा। लेकिन स्कूल का स्टार्ट वैसा नाइटमेयर नहीं था जैसा येकिन सोच रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए पढ़ाई या क्लास सेपरेशन नहीं थी, बल्कि रियल प्रॉब्लम थी नई लड़कियां जो नए बैच में एडमिशन लेके पूरे स्कूल में चाहोस मचा रही थी। चेंग फाइची के आसपास तो जैसा मेला लग गया था। कभी कोई लव लेटर भेजता तो कभी कोई आंखों ही आंखों में उसे सिग्नल देता, तो कोई फुल पब्लिक में कन्फेशन भी कर चुकी थी। क्लास 3-1 का बैक विंडो तो जैसे फैन जोन बन गया था, एक मिनी मंदिर जैसा जहां सब डिवोटीज ब्रदर फाइची के दर्शन करने आते थे। फ्रेशर्स तक तो ठीक था,
पर जब जूनियर हाई की छोटी छोटी लड़कियां भी ब्रदर फाइची कह के गेट पे खड़ी होने लगी तो येकिन का पेशेंस टूट गया। कोई तो यहाँ तक बोल रहा था कि ऐसा एज गैप सबसे क्यूट होता है। ब्रदर फाइची, प्लीज हमारे लिए वेट करना। येकिन ये सब देख के बस हाथ जोड़ के ऊपर देख रहा था, जैसे अब इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। अब लड़कियों को तो शर्म नाम की चीज ही नहीं रह गई है। और ये कहने के बाद वो खुद बेल बजते ही सबसे पहले क्लास 3-1 में दौड़ लगाता था, जैसे बिल्कुल शादी में मिठाई बांटने वालों की स्पीड से। कंपटीशन का जमाना है ना भाई। पर जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो स्कूल के एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस ने इंटरफेयर किया। मंडे के फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में डीन ने फुल स्ट्रिक्ट मोड में बोल दिया कि स्कूल के रूल्स को फॉलो करो और सीनियर 3 स्टूडेंट्स के स्टडीज में इंटरफेयर करना बंद करो, और कोई जूनियर या सीनियर 3 के बिल्डिंग में देखा गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि ये किस बात पर हो रहा है। डीन ने नाम तो नहीं लिया, पर टारगेट क्लियरली चेंग फाइची के फैन क्लब पर ही था। असेंबली खत्म होने के बाद जैसे ही क्राउड छटा, कैंपस फोरम पे तो आग ही लग गई। पोस्ट पे पोस्ट, मीम्स, गॉसिप और एक रूमर भी कि चेंग फाइची को कोई मॉडलिंग स्काउट स्टार बनाने आया था। वो गॉसिप इतना बिलीवेबल बन गया था कि ये रूमर सुन के येकिन भी खुद कंफ्यूज हो गया था। क्या सच था? मतलब हीरो तो नहीं बन जाएगा ना ये बंदा? हालांकि स्कूल ने बैन लगा दिया गया था, फिर भी कुछ लड़कियां फुल डेयर डेविल निकली। एक दिन फिर से एक लव लेटर किसी न किसी से भेजने को कहा और वो लेटर डायरेक्ट फाइची के साइकिल पे रख दिया गया। येकिन ने तुरंत चेक किया। उस लेटर की स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी कि तुम मेरी आंखों का सबसे खूबसूरत मंजर हो। येकिन ने ये लाइन पढ़ी और एक साइड ग्लांस मारा चेंग फाइची की तरफ। बंदे का पूरा फोकस तो सिर्फ येकिन पर था, कोई रिएक्शन नहीं। येकिन ने मुंह बनाया, लेटर को बोरिंग डिक्लेयर किया और सारा गुस्सा उस डेयरिंग लड़कियों पर निकाला जो हर जगह पहुंच जाती हैं। चेंग फाइची ने उसे समझाया कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, स्कूल कमेटी अब फ्रेशर्स को अपने क्लास में नहीं आने दे रही है। पर येकिन कहाँ मानने वाला था, बस यही बोला, हाँ तभी तो अब वो सब पार्किंग में आकर तुम्हें लव लेटर दे रही हैं। फिर तुरंत चेंग फाइची की तरफ मुड़कर उसके ऊपर झुक गया, आंखों में फुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वाली सीरियसनेस लेकर बोला, अच्छा जरा मुझे भी तो देखने दो जरा कि क्या तुम स्टार बनने लायक हो या नहीं। चेंग फाइची, जिसको कैंपस फोरम का एफबी नहीं पता था, कंफ्यूज होके बोला, कौन सा स्टार? येकिन ने जरा ओवर एक्टिंग मोड में बोला, वही टीवी वाले जो चीजी आइडल ड्रामा में होते हैं, जहाँ लड़का लड़की रेन में चिपक जाते हैं और बैकग्राउंड में पियानो बजता है। उसके मुंह से ये लाइन निकलते ही उसको याद आ गया कि कैसे सुन रैन पिछले दिनों कोरियन ड्रामास देखकर रो रही थी, आंखों में पानी और हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े। तो येकिन ने सीरियस होके चेंग फाइची को वार्निंग दे दी, सुनो अगर सच में कोई टैलेंट स्काउट आ गया तुम्हें ले जाने, तो मैं कह देता हूँ कि तुम्हारा स्टार बनने का सपना यही खत्म समझो, एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं। चेंग फाइची ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, पर क्यों? येकिन ने फुल कॉन्फिडेंट होके झूठ बोला, क्योंकि तुम जब सीरियस लुक देते हो ना तो लोग डर जाते हैं। तुम्हारे फेस पे सिर्फ स्ट्रिक्टनेस लिखी होती है, टीवी पे आके लोग टीवी बंद कर देंगे, समझे? चेंग फाइची ने सीधा उसकी आंखों में देख के पूछा, मैं कब तुम्हें स्ट्रिक्ट दिख गया? मैं तो जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ हंसता रहता हूँ। येकिन ने तुरंत एक पुरानी फाइल खोली और बोला, पिछले साल जब तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले गए थे, बिल्कुल गुंडे वाला वाइब था तुम्हारा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अभी तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। चेंग फाइची बस चुप रहा, सिर्फ हंसी दबा के लिप्स के कॉर्नर से एक स्माइल निकाली। वो क्लियरली सोच रहा था कि ये छोटा येकिन शायद जिंदगी भर वो पुलिस स्टेशन वाला सीन न रिपीट करता ही रहेगा। येकिन ने अपना ड्रामा खत्म करके फेक गुस्सा दिखाया और फिर से कैंपस फोरम खोल के ब्राउज करने लगा। ऑफ कोर्स येकिन ये सब चेंग फाइची को कैसे बताता कि उसका असली डर तो ये था कि अगर चेंग फाइची एक्टर बन गया तो लड़कियां उसके पीछे लाइन में लग जाएंगी।
ना ही ये बता सकता था कि अगर वो किसी हीरोइन के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो गया तो उसका तो खून ही खौल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऑफ कोर्स वो भी कभी नहीं बताता कि चैंग फाइची जब सीरियस फेस बनाता है तब भी उसके दिखने में डर कम और हैंडसमनेस ज्यादा होती है, और जब वो मुस्कुराता है तो बस सीन फुल हार्ट अटैक मोड में चला जाता है। पर ये सब कहना तो दूर की बात थी। सच तो ये था कि चैंग फाइची कोई स्टार नहीं था। पहले वो एक टॉपर था, जुबा था और स्कूल का प्राउड था। जैसे जैसे ऑटम आया, ठंडी हवाओं ने समर की गर्म टेंशन को हटा दिया। नेशनल डे के बाद ही स्कूल के स्टार्टिंग में जो 2 बड़े कंपटीशन हुए थे उनके रिजल्ट आ गए थे। और भाई, रिजल्ट नहीं था, फायर क्रैकर था। चैंग फाइची का नाम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फर्स्ट प्राइज के साथ छपा हुआ था। स्कूल गेट से लेके क्लासरूम के कॉरिडोर तक हर जगह पोस्टर चिपका था। टॉयलेट भी अगर जाना चाहो तो भी तुम्हें चैंग फाइची का नाम दिख जाएगा। प्रिंसिपल तो इतना प्राउड हुआ था कि उसने तो सोच लिया था कि फ्यूचर के एन नंबर ऑफ बैचेस के बच्चों को हर असेंबली में वो यही बोला करेगा कि देखो बेटा, चैंग फाइची से कुछ सीखो। लेकिन सबसे प्राउड मोमेंट था येकिन के लिए। वो तो लिटरली पार्टी मोड में चला गया था। हाथ हवा में उठा के बोला, मिलती सबको मेरी तरफ से। और इसके साथ ही क्लास 3-1 और क्लास 3-2 के सब बच्चे पार्टी मूड में आ गए थे। जब किसी ने पूछा कि अरे भाई, तू तो खुद फाइची से भी ज्यादा खुश लग रहा है, क्या सीन है? तो येकिन ने थोड़ा फेक सीरियसनेस के साथ बोला, वो मेरा टीचर है। टीचर को जीत जाए तो स्टूडेंट को तो खुश होना ही चाहिए ना। बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अपने टीचर का नाम रोशन करते हैं। पर येकिन, उसके केस में तो पूरा उल्टा ही सीन है। वो अपने टीचर की वजह से प्राउड फील कर रहा था। और सबसे सरप्राइजिंग बात, किसी को ये अजीब भी नहीं लगा। शाम की सेल्फ स्टडी के बाद येकिन हाथ पॉकेट्स में डाले बैक डोर से फुल फिल्मी एंट्री मारता है और पार्किंग लॉट में चैंग फाइची को ऑलरेडी वेट करता पाता है। उसे देखते ही चैंग फाइची ने पूछा, कहाँ अटक गए थे अब तक? येकिन आंखों में चमक लेके बोलता है, तुम ही गेस कर लो मैं कहाँ था। चैंग फाइची ने थोड़ा सोचा, फिर टिपिकल काम टोन में बोला, क्या फिर से पकड़े गए थे? और क्या डिटेंशन में थे अभी तक? येकिन ऑफेंडेड सा एक्सप्रेशन लेके तुरंत डिफेंड करता हुआ बोला, ऐसा कैसा हो सकता है? अब तो मैं वो हूँ जिसको ओल्ड सुन क्लास को इंस्पायर करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हैं। मैं तो अब पॉजिटिव एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ। और सच भी था। समर वेकेशन में टीचर चैंग ने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट दिख रहा था। पहले ही मंथली टेस्ट में येकिन ने टॉप टायर जंप मारा और बॉटम लिस्ट से फुल एग्जिट ले लिया था। मतलब उसकी रैंक अब काफी अच्छी हो गई थी। येकिन ने फिर से इंसिस्ट किया और बोला, चलो एक और गैस मारो। फिर फाइची गिव अप कर देता है। हेड चेक करके कहता है, पता नहीं, तुम ही बता दो। तब येकिन का चेहरा फुल ब्राइट हो जाता है। वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है जैसे कोई छुपा ट्रेजर बताने वाला हो और मस्ती से बोलता है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। अगले दिन का सीन, चैंग फाइची को उसका बेंचमेट खींचकर नोटिस बोर्ड के पास ले जाता है। नोटिस बोर्ड पे वही बड़ा रेड पोस्टर चिपका होता है विनर लिस्ट का, जिसमें चैंग फाइची का नाम टॉप पर लिखा हुआ था। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट था। उसके नाम के बगल में एक बड़ा सा दिल बना हुआ था, ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया गया था। और इस दिल के बीच में लिखा हुआ था सिर्फ 2 लेटर, YR, और साथ में एक हार्ट भी बना हुआ था। चैंग फाइची को तो तुरंत समझ जाता है कि ये किसकी मास्टरपीस आर्ट है। वो हार्ट का शेप ही उसका सिग्नेचर था, थोड़ा मोटा, थोड़ा छुटकू। और बाकी लोग पूरा फोरम इन्वेस्टिगेट मोड में चले गए थे कि ये YR कौन है? युआन रू, याओ रुई, यूकी रोंग, कौन है वो YR? सारी लड़कियों के नाम लिस्ट की जाती हैं। फुल CBI इंट्रोगेशन जैसा माहौल बन जाता है कैंपस ग्राउंड पे। ये सब सुन के तो येकिन पूरा सल्किंग मोड में चला गया। उसने तो बड़े प्यार से सीक्रेटली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का ये प्लान बनाया था। एक छोटी सी हार्ट ड्राइंग, थोड़ा क्रिप्टिक इनिशियल्स वाला रोमांस, पर उसका तो सारा एफर्ट किसी और के नाम लग गया। और फिर क्या, अंदर से पूरा डिसअपॉइंटमेंट पांडा बन गया था।
तभी किसी ने फुल पब्लिक में क्यूरोसिटी से पूछ लिया, वो वायर क्या सुनरान है? सुनरान तो ये सुनकर तुरंत ही लाल पड़ गई। बोली, नो नो नो, इट्स नॉट मी। जाओ फेंग ने भी ट्राई किया मजाक में एटमॉस्फेयर हल्का करने का, लेकिन कुछ लोग फिर भी मान ही नहीं रहे थे, और मानेंगे भी कैसे? सबको पता था कि जब से चेंग फाई जी ने ट्रांसफर लिया था इस नंबर 6 स्कूल में, तब से सुनरान ने पूरे फिल्मी स्टाइल में प्रपोजल मोड ऑन कर दिया था और उसके पीछे पड़ गई थी। बंदा पूरे सेंटर ऑफ अटेंशन में बन गया था। फाइनली जब बात ज्यादा बढ़ गई तो चेंग फाई जी ने खुद उठकर कामली बोला, वो नहीं है, मुझे पता है ये किसने लिखा है। बस ये सुनना था कि पूरा प्लेग्राउंड एकदम गॉसिप कार्निवल में बदल गया। लोग जो पढ़ाई के स्ट्रेस से परेशान थे वो भी अब फ्री में जूसी सीन में शामिल हो गए थे। सब उसके आसपास जम गए थे और पूछ रहे थे कि बताओ बताओ कौन है, बताओ ना, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? बेचारा चेंग फाई जी झिझक गया और तब येकिन ने फुल हीरो एंट्री मारी और बोला, वो मेरा नाम है, मैं ही हूँ वो। अंधेरा था ना, इसलिए हाथ काम गया, क्यों की जगह आर लिख दिया। एक पल के लिए माहौल में फुल साइलेंस छा गया और फिर पूरा जमीन हिला देने वाली हंसी। सब लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। किसी को येकिन की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। येकिन इधर कंफ्यूज, मेरा कहना क्यों मान नहीं रहे ये लोग? क्या हम दोनों में कपल वाली वाइब्स नहीं है? मैं क्यूट नहीं हूँ क्या? या चेंग फाई जी क्लासी नहीं लगता? बस उस मोमेंट में इनसिक्योरिटीज ने उस पर अटैक कर दिया। उसका पूरा मूड ऑफ हो गया। पूरा दिन डाउन था, ना खुशी थी ना एनर्जी। रात को सेल्फ स्टडी के बाद भी येकिन पूरा लॉस पपी मोड में ही था। लेकिन चेंग फाई जी, उसकी हॉक लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल्स ने तुरंत पकड़ लिया। जब सब जा चुके थे तब उसने येकिन को स्टेयर्स के कोने में खींच लिया, एकदम साइलेंटली, और बिना कुछ बोले उसे एक टाइट हग दिया और एक लॉन्ग किस भी दिया। किस के बाद भी उसे छोड़ा नहीं, उसे अपने से चिपका के रखा, जैसे कह रहा हो, किसी और का क्या लेना देना, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। फिर धीरे से अपना हाथ उसके वेस्ट से स्लाइड करता हुआ नीचे ले गया और एकदम परफेक्ट पॉइंट पे रुक गया, वेस्ट और बट के बीच का सॉफ्ट स्पॉट। फिर सॉफ्टली बोला, पिछली बार एक लाइन मिस हो गई थी, ये पार्ट भी बहुत सॉफ्ट है। येकिन के फेस से तो लिटरली भाप ही निकलने लगी। अगर कोई और ये लाइन बोलता ना तो लोग डेफिनेटली कहते कि बदतमीजी कर रहा है या फिर कोई चीफ फ्लर्ट मार रहा है। पर चेंग फाई जी के मुंह से निकली ये बात उसकी डीप वॉइस में जब डिलीवर हुई तो बस एक ही रिएक्शन था येकिन का, एक ठंडक भरा हुआ सुकून। और येकिन, वो तो जैसे उसके लफ्जों के बीच की छुपी अनसेड बात को भी समझ गया कि मैं तुम्हें सिर्फ चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारी कदर करता हूँ। नॉर्मली येकिन को दूसरे लोगों का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, बट चेंग फाई जी का क्लोज आना, उसका टच, उसका होल्ड, सब कुछ उसे कंफर्टेबल फील होता था, इतना कि वो उसके और करीब आना चाहता था। फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आया, शायद ये कंफर्ट इसीलिए है क्योंकि हम दोनों में हमारा ब्लड रिलेशन है। ओ यार, इसका ये गलत फहमी पता नहीं कब दूर होगा। और उस थॉट के बाद उसे ये रिश्ता उतना डिस्गस्टिंग भी नहीं लगा। इवन सीक्रेटली उसे एक अजीब सी रिलीफ भी महसूस हुई कि कम से कम ब्लड रिलेशन तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना। अगर फ्यूचर में चेंग फाई जी को पता भी चल गया कि मैंने उसे अप्रोच किया था इस गलत इंटेंशन से, तो वो हो सकता है कि वो कभी शायद मुझे माफ ना करे, पर रिलेशन तो रहेगा ना। ये सोचकर येकिन ने हल्की सी सांस छोड़ी और कैजुअली उसके कंधे पर एक मुक्का मारा और बोला, तेरा बट भी तो सॉफ्ट होगा ना। चेंग फाई जी अपने लंबे हाइट और बिल्ड के साथ इजीली येकिन को अपनी बाहों में भर के खड़ा था, एकदम परफेक्ट होल्ड। और जितना ज्यादा वो उसे होल्ड करता जा रहा था उतना ही ज्यादा उसे पीस महसूस हो रहा था। वो झुका, अपने लिप्स से येकिन के ईयर लोब्स को रब किया और एकदम टीजिंग टोन में बोला, तुम्हारे जितना तो सॉफ्ट नहीं है, ये जाओ रुआन, ये जाओ रुआन। येकिन का फेस तुरंत रेड फुल हो गया था।
एम्बैरेसमेंट की लिमिट क्रॉस हो गई थी। उसने जोर से स्ट्रगल किया उसके आर्म से निकलने के लिए, जैसे कह रहा हो, छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। चेंग फाइची ने भी उसके नाटक समझे और जेंटली उसका हाथ छोड़ दिया और ये किन को एस्केप भी मिल गया। लेकिन पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, कुछ गिरने जैसा कोई मूवमेंट। चेंग फाइची ने तुरंत पलट के देखा। ये किन अब 2 कदम दूर खड़ा था, बिल्कुल फ्रीज मोड में। चेंग फाइची की बॉडी भी इंस्टिंक्टिवली थोड़ा सा टेंस हो गई थी, जैसे किसी ने स्पॉटलाइट उसके ऊपर डाल दिया हो। सिर्फ 3 मीटर दूर लास्ट स्टेप पे खड़ी थी सुन रैन। उसके हाथ मुंह पर थे, जैसे वो अपने गैस को कंट्रोल कर रही हो। आंखें बिल्कुल वाइड ओपन, शॉक में जैसे जम गई थी उन दोनों को देखते हुए। नंबर 6 मिडिल स्कूल के पीछे वाले छोटे से रास्ते पर 3 लोग साइड बाय साइड चल रहे थे। बाहर की तरफ चेंग फाइची क्वाइटली अपना साइकिल पुश कर रहा था, बिल्कुल कंपोज्ड। बीच में थी सुन रैन, सरप्राइजिंगली काम। और सबसे अंदर चल रहा था ये किन, जिसका राइट आईलिड तब से ट्विच कर रहा था जब से शाम हुई थी। उसने आंख को हल्का सा रब किया और सोचा, बैड लक लेट हो सकता है पर आता जरूर है। और सबसे ज्यादा चिल तो सुन रैन ही थी। थोड़ी देर पहले जब सेल्फ स्टडी खत्म हुई थी तो उसे याद आया कि उसका एक्सरसाइज बुक क्लास में ही रह गया है। ओल्ड सुन से चाबी लेकर वापस गई। उसने बस कॉर्नर के अंधेरे में एक ऑकवर्डली इंटीमेट मोमेंट विटनेस कर लिया था। उस वक्त शॉक तो हुआ था उसे, लेकिन हाँ, फिर भी उसने जो पहले से छोटे छोटे क्लूज उसे मिलते रहे थे उसे उसने कनेक्ट किया और एकदम सडनली सब समझ में आ गया। अब उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। पर अब ये किन हेड लो, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो उसे किसी अफेयर के सीन में, पूरा गिल्टी था। तभी सुन रैन ने उसके शोल्डर पे हल्का सा टैप किया और कैजुअली बोल दिया, ब्रदर किन, टेंशन मत लो, जब प्रॉमिस किया है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्लैशबैक में जाए तो नीचे स्टेयरकेस के पास चेंग फाइची ने लिटरली ये किन के सामने खड़े होकर रिक्वेस्ट किया था सुन रैन से कि प्लीज ये मैटर किसी को मत बताना। वो मोमेंट बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कपल फोर्सिबली अलग होने वाला हो। सुन रैन उस मोमेंट में थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो बिना सोच विचार के बस हाँ बोल दिया था, सिंपैथी में। येकिन को इतना डर इस बात का नहीं था कि सुन रैन ये किसी को कुछ बता देगी, उसे ज्यादा तो एम्बैरेसमेंट का भूत चढ़ गया था। स्टेयरकेस के कोने में वो और चेंग फाइची इतनी देर तक बिना दुनिया की परवाह किए किसिंग में बिजी थे, और उसके बाद जो इंटीमेट बातें बोली थी वो अलग। पता नहीं सुन रैन ने कितना कुछ सुन लिया हो। ऊपर से ये भी याद आया कि सुन रैन पहले चेंग फाइची को चेज कर चुकी है, तो अब इस डायनामिक में ऑकवर्डनेस का लेवल तो सच में स्काई हाई था। सोच सोच के ये कि मेंटली थक गया था कि पता नहीं अब स्कूल में किसी से आंख कैसे मिलाऊंगा। पर फिर भी बाहर से वो काम होने का नाटक करता हुआ बोला, सिस्टर इरान तो काइंड और ब्यूटीफुल है, मुझे पता ही था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। सुन रैन कॉम्प्लीमेंट से खुश हो गई और थोड़ा सा ड्रामा भी कर दिया। बोली, पर तुम भी ना इतने अनरिलायबल निकले, मुझे इतने टाइम तक बताया भी नहीं। ये तो अच्छी बात है कि मेरी आंखें शार्प है, वरना पता भी नहीं चलता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन का दिल तो धक धक धाक करने लगा। बोला, क्या हम इतने ऑब्वियस थे? थोड़े से, सुन रैन ने जिनको थोड़ा सोचने वाले अंदाज में छूकर बोला। शायद सिर्फ मैं ही हूँ जो इतनी ऑब्जर्वेंट थी। फिर जब उसने सुनरैन को स्टाफ क्वार्टर तक ड्रॉप कर दिया और दोनों लड़के वापस रास्ते पे चल रहे थे, इतना नॉर्मल मोमेंट था, बट उसमें भी येकिन फुल अलर्ट मोड में था। जैसे ही चेंग फाइची ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, येकिन ने एकदम से एक कदम दूर होके अपना हाथ पीछे बांध लिया, जैसे कोई स्कूल का पनिशमेंट के लिए उसे हाथ मांग रहा हो। फाइची थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा हेल्पलेस फील करते हुए बोला, यहाँ कोई नहीं देख रहा है। पर येकिन ने आंखों से इधर उधर देखा, फिर स्टील्थ मोड में ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, देखो वहाँ कैमरा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। चेंग फाइची ने उसके ऐसे पैरानॉइड रिएक्शन के जवाब में बस थोड़ा सा साइलेंस ही चूज किया। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसके पीछे पीछे बस चलता रहा।
और सोच तो ये रहा था कि कोई भी खुश तो नहीं रहता ना जब प्यार करना चोरी जैसा फील हो। येकिन के कम्युनिटी गेट पर पहुंचने तक येकिन का मूड बिल्कुल सूखे बैंगन जैसा हो गया था। सर झुका हुआ, पूरा विल्टेड एक्सप्रेशन। चेंगफाई का मन हुआ कि उसके बालों को हल्का सा रफर करे, उसे थोड़ा कंफर्ट दे, पर हाथ हवा में ही रुका रहा। फिर उसने बस चुपके से वापस ले लिया। वो टर्न लेके जाने ही वाला था कि पीछे से येकिन ने साइकिल की बैक सीट पकड़ ली और बोला, गुस्सा मत होना प्लीज, उसने धीरे से कहा। फाइची ने एक गहरी सांस ली, जैसे उस एक लाइन ने उसके अंदर का सब वेट निकाल दिया हो। पलटा और बोला, ये तो मुझे बोलना चाहिए ना कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। येकिन ने अपने बालों में उंगली घुसा के फ्रस्ट्रेशन से खुजाया और बोला, तुमने नहीं डराया, बल्कि मैं तो खुद ही डर गया हूँ। थोड़ा पॉज लेके टोन को नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर बोला, अभी अभी तुमने अवार्ड जीता है, अगर अब कोई अपनी ये बातें जान गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई स्कूल तुम्हें एडमिशन भी नहीं देगा। चेंगफाई ये सुनकर बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि येकिन का इतना टेंशन लेना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए इतना वरीड था। इस बार फाइची खुद को रोक नहीं पाया। हाथ उठा के उसके बालों को रफल किया और फिर हाथ उसके गर्दन के पीछे रखा। उसके गर्दन के पीछे स्पाइनल बोन पर हल्का सा जेंटली प्रेस किया, जैसे उसकी टेंशन को रिलीज कर रहा हो। और फिर सॉफ्ट वॉइस में बोला, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो क्या होगा। येकिन ने तुरंत पैनिक मोड में बोला, बहुत सीरियस होगा, तुम नंबर 6 स्कूल में ट्रांसफर हुए थे क्योंकि। और जैसे ही उसने रियलाइज किया कि वो कुछ ज्यादा बोल गया तो तुरंत मुंह पे हाथ रख लिया और बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखों से फाइची को देखा, फुल एक्टिंग मोड में, जैसे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था वाला नाटक कर रहा था। थोड़ा सोचने के बाद चेंगफाई को समझ आ गया कि येकिन को शायद उसके ट्रांसफर का असली रीजन पता चल गया होगा। पहली बार उनकी मुलाकात भी तो जाओ फेंग के चक्कर में ही हुई थी, तो इस क्वाइट पॉसिबल कि उसने पहले से ही उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया हो। लेकिन येकिन ने जो चेंगफाई का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था वो था ठंडे और दूरी भरे वर्ड्स या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस, पर कुछ वैसा हुआ ही नहीं। उसके इंस्टेड चेंगफाई ने बस हल्का सा मुस्कुराया, उसकी गर्दन के पीछे जेंटली पिंच किया और कामली बोला, इतना सीरियस नहीं है, आई प्रॉमिस। फिर जैसे लगा कि शायद येकिन को यकीन नहीं हो रहा तो सॉफ्ट टोन में उसने ऐड किया, मैं सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से स्कूल ट्रांसफर नहीं हुआ था, और वैसे भी वो सब तो र्यूमर सच नहीं थे ना। येकिन का मन अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल ऑफ था। तभी लिu यांगफैंग और जाओ वे ने बोला कि अगले हफ्ते वो दोनों अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो जाने से पहले एक प्रॉपर दोस्तों की गैदरिंग तो होनी चाहिए ना। डार्ट्स खेलते हुए भी येकिन का ध्यान इधर उधर ही जा रहा था, और जैसे ही उसे थोड़ा फ्री टाइम मिलता वो तुरंत फाइची के बारे में ही सोचने लगता। क्या रूमर वो सब गलत थे? क्या चेंगफाई गे नहीं है? फिर मैंने उससे कैसे सेटिंग कर ली? मतलब वो दोनों डेट कैसे कर रहे हैं अगर वो गे नहीं है तो? तभी एक डार्ट सीधा जाओ फेंग के पास से निकल गया। जाओ फेंग ने चीख मार कर सुन रैन की तरफ जंप मारा, पर सुन रैन ने एक तीखा सा किक देके उसको नीचे गिरा दिया। जाओ फेंग भी ड्रामा करते हुए चिल्लाने लगा, ये तो पति का खून करने वाली है। लिu यांगफैंग भी हंस के बोला, हस्बैंड? तू येकिन का हस्बैंड है क्या? संभल के, चेंग ज़ुबा आएगा और तुझे ना सुधार के रख देगा, समझा? जाओ फेंग जमीन से उठकर फिर से सुन रैन के पास चिपक गया, एकदम शेमलेसली, और बोला, मैं तो ईरान का हस्बैंड हूँ। वैसे भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि येकिन और ज़ुबा में कौन हस्बैंड है, शायद येकिन ही हस्बैंड हो। येकिन ने जैसे ही ये सुना उसका टेंशन थोड़ा सा हल्का हो गया। डार्ट एक तरफ फेंका और सीधा सोफे पे जाके बैठ गया। मूड थोड़ा लाइट करने के लिए कुछ खाने की चीज ढूंढने लगा। तभी जाओ वे ने जाओ फेंग से कैजुअली पूछा, वैसे वो ज़ुबा आज क्यों नहीं आया? और तुम्हारा युआन भी?
पर उसके सेंटेंस कंप्लीट करने के पहले ही जाओ फेंग को जोरदार खांसी का अटैक आ गया, जैसे किसी ने सेंसर बटन दबा दिया हो। अब साइड में सुन रैन बैठी थी ना, वो कैसे युवान युवान का राज खोल सकता था। यार पर इस मांगा में ना सेकंड कपल के भी कुछ सीन्स होने चाहिए थे। येकिन ने एक ठंडा ड्रिंक उठाया और बोला उसे काम था आज, वो बिजी है। फिर बिना रुके एक बड़ा सा सिप मार लिया। सोचता हुआ कि अगर फाइची यहाँ होता ना तो मैं इतना आइसी ड्रिंक पी ही नहीं पाता, उसका लेक्चर चालू हो जाता पहले ही। जाओ वे ने थोड़ी क्यूरियस होकर उससे पूछा, वैसे सुना उसने कोई कंपटीशन जीता है, तो प्राइज मनी कहाँ गया? येकिन ने नाक चढ़ाते हुए स्नॉट किया, जिसे कह रहा हो घटिया सवाल है भाई। फिर बोला वो पैसे के लिए कंपटीशन में नहीं बैठता, और वैसे भी पूरी कंट्री में सिर्फ वही बंदा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फर्स्ट आ सकता है, उसकी टक्कर का दूसरा कोई नहीं है। उसकी आवाज में एक ऐसी प्राइड थी जो शायद उसे खुद भी फील नहीं हो रही थी। लिू यांग फैंग जो कुछ दिनों में अब्रॉड जा रहा था, आज थोड़ा सेंटिमेंटल मूड में था। 2-3 सिप्स के बाद सीरियस टोन में येकिन को एडवाइस देने लगा, जैसे कोई अपना आखिरी मैसेज छोड़ रहा हो। बोला मुझे लगता है वो एकेडमिक बुली कोई आसान इंसान नहीं है। येकिन तू बस गेम मत बन जाना, थोड़ा केयरफुल रहना। येकिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसकी कैपेबिलिटी पे डाउट करे। उसने तुरंत चिल्लाते हुए जवाब दिया, गेम गेम तो वो बनेगा, मैं नहीं। तू सिर्फ अपने अब्रॉड जाने की चिंता कर। जाओ वे ने भी डाउट भरी टोन में पूछा, क्या सच में? येकिन ने अपना थोड़ा सा घमंड दिखाते हुए थोड़ा चिन ऊपर उठाया और बोला वो मुझे इतना पसंद करता है कि अगर ब्रेकअप करना हो तो बस एक वर्ड में मैं कर सकता हूँ, बस एक लफ्ज में। सुन रैन साइड में बैठे बैठे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछ बैठी, ब्रेकअप? जब सब ठीक चल रहा है तो ब्रेकअप क्यों करना है तुम्हें? जाओ वे हंस पड़ा। रैन तो असली इनोसेंट है। जब दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सबसे पहले ये ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। जाओ फेंग को लगा कि कहीं ये लोग कुछ ज्यादा ना बोल दें, तो उसने तुरंत उसे बिलियर्ड्स खेलने के लिए खींच लिया। लिू यांग फैंग भी उसके पीछे हो लिया। सुन रैन वहां थोड़ी देर तक स्टन सी बैठी रही, क्लियरली कंफ्यूज्ड। फिर धीरे से येकिन के पास जाके बैठ गई और थोड़ा हेसिटेंट होकर बोला, तुम और चेंग फाइची क्या सच में कपल हो? येकिन अपनी इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस था। जो सबके सामने कह दिया उसे कैसे पलट जाए अब। इसीलिए अपना बेस्ट पोकर फेस बनाते हुए बोला, मैं गे नहीं हूँ। सुन रैन शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, फिर तो तुम उसे बस बेवकूफ बना रहे हो? इस पर येकिन कैजुअली बोलता है, हाँ। सुन रैन ने पूछा, पर क्यों? येकिन ने बस हवा में एक रीजन बना दिया, बस वो पसंद नहीं आता, सिंपल। सुन रैन ने शॉक में गहरी सांस ली। उसका रिएक्शन उस मोमेंट में कुछ ज्यादा था। जब उसने स्टेयरवेल में उन दोनों को किसिंग करते हुए देखा था, उससे भी ज्यादा। येकिन ने शोल्डर उचकाते हुए और ज्यादा इंडिफरेंट टोन में बोला, क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं नहीं तो कोई और उसका फायदा उठाता। गरीब है, उसकी किस्मत ही ऐसी है। वैसे भी अगर मैं उससे प्यार नहीं करता होता तो उसका और भी बुरा हाल होता। उसे तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं उसकी लाइफ में हूँ। वैसे भी उसमें ऐसा क्या खास है, सिर्फ मैं ही उसमें कोई मजा ढूंढ सकता हूँ। येकिन ने अपने आप को एक सेकंड में कन्विंस कर लिया, मैं गे नहीं हूँ, लेकिन उसे फिर भी फंसा लिया। मतलब मैं ही विनर हूँ, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है? और कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना वो? उसे हमेशा लगता था कि चेंग फाइची का प्यार और पेशेंस उसका बिगेस्ट फ्लेक्स है, लेकिन सुन रैन का रिएक्शन उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट था। उसने गुस्से से खड़े होकर येकिन को घूर के देखा और कहा, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे निकलोगे, और बिना पीछे देखे गुस्से में वहां से चली गई। येकिन को पता था कि सुन रैन उस रात की कोई बात आगे नहीं फैलाएगी, तो उसने बड़ा ही चिल मोड में अपना फोन उठाया, लेकिन तुरंत उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया। ये क्या, अभी अभी तो मैं इतना शो ऑफ करके आया हूँ और ये बंदा मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। वैसे चेंग फाइची का सच में कोई एटीट्यूड नहीं था, बस सच में उसका स्केड्यूल आज फुल टाइट था।
क्लास के बाद उसके होम रूम टीचर ने उसे स्टाफ रूम बुलाया। वहाँ उसे कई टॉप यूनिवर्सिटीज के इंडिपेंडेंट एनरोलमेंट फॉर्म्स दिए गए। टीचर ने उसके लिए पर्सनल टाइम निकाल के एनालाइज किया कि कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट मैच होगा। जब तक डिस्कशन खत्म हुआ तब तक तो सूरज भी धूप छोड़ चुका था। फाइची ने सोचा, अच्छा हुआ कि मैंने येकिन को पहले ही बता दिया था कि मुझे आज काम है और उसे बोला था कि वो पहले निकल जाए। उसके बाद वो डायरेक्टली फास्ट फूड जॉइंट की शिफ्ट पे गया, जहां उसने लेट नाइट तक काम किया। जब फाइनली यूनिफॉर्म बदलकर फोन उठाया तब स्क्रीन पर सिर्फ 2 मैसेज थे, क्या तुम अभी भी यहाँ क्लब हाउस आ सकते हो? और फिर एक और जो पूरे 1 घंटा पुराना था, तुम आ रहे हो या नहीं? छोड़ो, जाने दो, मैं यहीं सोने वाला हूँ, बाय, गुड नाइट। चेंग फाइची के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आया। मैसेज के हर लफ्ज से येकिन की छुपी हुई नाराजगी और अटेंशन सीकिंग क्लियरली फील हो रहा था उसे। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब फाइची अपने एक कलीग के साथ थोड़ी देर वॉक पे गया तो कन्वर्सेशन वहाँ भी उसके अवार्ड्स के अराउंड ही घूम रहा था। वू रुई, जो अभी पोस्ट ग्रेड एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उसके रिजल्ट सुन के लिटरली चौंक गई। 2 फर्स्ट प्राइजेस, वो भी नेशनल लेवल पे। ब्रो, तुम फिर भी काम कर रहे हो? उसने ऑलमोस्ट जेलेसी से जलकर बोला। अगर मैं होती ना तो अब तक तो कॉलेज डिसाइड करके घर पे चिल कर रही होती, सीधा अगले साल यूनिवर्सिटी ही रिपोर्ट करती। तुम्हारी जगह मैं होती तो आराम से सोती, पूरी दुनिया भूल के। और फाइची बस हल्का सा मुस्कुरा के सिर्फ सोचता रहा। उसका रीजन येकिन था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि स्कूल से टेम्पररी ड्रॉप लेने का। घर की फाइनेंशियल सिचुएशन और माँ की तबीयत दोनों मिलके उसके मन में ये थॉट आ चुकी थी कई बार। और जब इंडिपेंडेंट एनरोलमेंट्स के फॉर्म हाथ में आ गए थे तो एक तरह से गारंटी लेटर मिल गया था कि जाओ, अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया तो भी सिलेक्शन पक्का है। उसके क्लास टीचर ने भी उसे ऑफर दिया था कि अगर चाहो तो कुछ दिन छुट्टी ले सकते हो, मैं अप्रूवल दिलवा दूंगा। लेकिन येकिन का क्या? उसके पास अभी भी आधा साल बचा था हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए और फाइची ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे उसका साथ देना है, उसकी ग्रेड्स इम्प्रूव करनी है, उसे उसके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना है। इसलिए आज शाम को जब एडमिशन के फॉर्म्स दिए गए तब उसने तुरंत कोई स्कूल डिसाइड नहीं किया। उसने सोचा, पहले येकिन का परफॉर्मेंस देखता हूँ सेमेस्टर के एंड तक, फिर डिसाइड करेंगे कि किस कॉलेज में जाना है। और अगर तब तक भी कुछ मैच नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो है ही, उसके लिए येकिन के साथ एग्जाम देना कोई इशू नहीं होगा। शायद येकिन उसके लेवल तक ना पहुंच पाए मार्क्स में, बट एप्लीकेशन तो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज के लिए फिल तो कर ही सकते हैं ना, इजी। ये बात उसने ना तो टीचर को बताई और ना माँ को, पर खुद को पहले ही कन्विंस कर चुका था कि टॉप यूनिवर्सिटी ना हो, नॉर्मल कॉलेज हो, सीखना तो खुद पे डिपेंड करता है ना। स्कूल भी तो देखो, नॉर्मल यूनिवर्सिटी हाई स्कूल हो या फिर 6th हाई स्कूल, दोनों मेरे लिए सेम ही तो है। ओह माय गॉड, चेंग फाइची कितना सोचता है ये येकिन के लिए। सच में आई हेट येकिन। अब सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी, येकिन का साथ रहना वर्थ है या नहीं, और इस सवाल का जवाब भी उसके लिए पहले ही क्लियर था। वर्थ है, एवरी बिट ऑफ इट। अर्ली ऑटम की एक ठंडी शाम में स्ट्रीट लैम्प्स की लाइट भी फॉग में हल्की सी दब गई थी। थकान से भारी साइकिल को हाथ से उठाकर चेंग फाइची चुपचाप से कॉरिडोर में चढ़ गया। दूसरे फ्लोर पर आते ही सामने ग्रैंडपा ली मिल गए। कोट पहने हाथ हिला के बुलाते हुए बोले, तुम्हारे घर कोई आया है, दोपहर में ही आया था और अब तक गया नहीं है। ग्रैंडपा ली ने धीरे से बोला, थोड़ा चिंता भरी आवाज में, मैं तो नॉक करने वाला था, पर सोचा कि डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं। अभी भी ऊपर से कदमों की आवाज आ रही थी तो लगा तुम्हारी माँ ठीक ही होगी। सुनते ही चेंग फाइची का चेहरा थोड़ा टाइट हो गया। उसके मन में सबसे पहला ख्याल उसी आदमी का आया जो उसके घर न्यू ईयर पर आया था। दरवाजे के सामने थोड़ा रुक के खड़ा हो गया था, सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। तभी दरवाजा खुद अंदर से ही खुद खुल गया। एक मिडिल एज औरत बाहर आई,
ज्यादा लंबी नहीं थी, लगभग चेंजिन जितनी ही होगी। एलिगेंट सा ड्रेस पहने हुए थी, बाल हेयर बन में बंधे हुए थे और हाई हील्स की टैप टैप की आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी थी। उसकी नजर चेंग फाइची पर पड़ी, जो एक पल के लिए वो बंदी वहीं चौंक गई, लेकिन तुरंत ही एक क्लासी सी स्माइल के साथ सर थोड़ा टिल्ट किया और पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? तुमने तो कहा था ना कि ये आज नहीं आने वाला। और फिर उसने पीछे मुड़कर चेंगजिन की तरफ देखा, जैसे किसी शोरूम में खड़े मॉडल को ऊपर से नीचे तक एक एक इंच का इंस्पेक्शन चल रहा था। चेंग फाइची ने भी उसे उतनी ही सीधी और ठंडी नजर से देखा। फिर वो बंदी भी अपने रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए उसने एक ठंडा सा स्माइल दिया और बोला, इतने साल तक इसे छुपाया, मिलने से डरती रही, मुझे लगा कोई रेयर चीज संभाल के रखी हो। वो औरत क्या कहना चाहती थी, बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। फाइची को सब समझ आ गया था। वो औरत जाते वक्त भी फुल ग्रेस में थी, सीधा पोस्चर, प्राउड स्टेप, जैसे हार के भी हार मानने की तैयारी ना हो उसकी। इस पूरे वक्त में चेंगजिन अंदर चुपचाप बैठी रही, ना एक शब्द बोला और ना ही एक नजर ऊपर उठाई। दरवाजा बंद करने के बाद चेंग फाइची ने भी कुछ नहीं कहा, सीधा किचन में गया और पानी गर्म करने लगा। बाहर विंडो के ग्लास पे एक पतली सी मिस्ट की लेयर थी और टेबल पे रखी चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। पता नहीं वो औरत यहाँ कितनी देर से बैठी थी। रात का मौसम अब और भी गहरा होता जा रहा था। ऑटम की ड्यू ज्यादा भारी हो गई थी और चेंगजिन की कमजोर बॉडी अब ठंड से थरथरा रही थी। चेंग फाइची ने चुपचाप किचन से गर्म पानी लेकर आया, पुरानी चाय को बदला और एक ब्लैंकेट उठाकर उसके कंधों पर धीरे से उड़ा दिया। तब जाके वो इंसान जो इतनी देर से पत्थर सी बनी बैठी थी थोड़ी हिली, बहुत हल्की आवाज में बोली, वो दोबारा आएगी। चेंग फाइची का हाथ एक पल के लिए रुका, पर फिर उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने ब्लैंकेट अच्छी तरह से अपनी माँ पर लपेट दिया और फिर चेंगजिन ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और बोली, वहां से चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, माँ तुमसे हाथ जोड़ के कहती है। चेंगजिन बहुत कम अपने आप को माँ कहती थी, तो जब उसने वो दो भारी शब्दों का इस्तेमाल किया तो चेंग फाइची के कदम जो ऑलरेडी पलटने को थे वहीं रुक गए। थोड़ा सा होप लेके उसने पूछा, अगर मैं बाहर चला गया तो उसके बाद? चेंगजिन को लगा शायद फाइनली उसने मान लिया। उसने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया और बोली, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, फिर वो तुम्हें लेने आएगा। कौन माँ, और कहाँ ले जाएगा? फाइची की आवाज ठंडी थी, लेकिन आंखों में एक आखिरी सवाल था। चेंगजिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कोई सपना याद आ गया हो। तुम्हारे पापा, वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें वापस ले जाएंगे, वहाँ जहाँ तुम्हारा असली घर है। थोड़ी देर के लिए फाइची के होठ हिले, फिर कुछ देर बाद वो बोला, मेरा कोई बाप नहीं है। है तुम्हारा बाप। चेंगजिन अब घबरा गई थी, उसकी आवाज में बेचैनी थी। वो आगे बोली, चाइनीज न्यू ईयर पे वो आया था ना, तुमने उसे देखा था, उसने तुम्हारे स्कूल में स्पीच भी दिया था लास्ट सेमेस्टर। ये बात सुनकर चेंग फाइची को थोड़ी हंसी आ गई, पर वो हंसी कभी उसके होठों तक नहीं पहुंची। पिछले 20 सालों में वो आदमी कितनी बार आया, उसका आना शायद एक हाथ की उंगलियों पे गिना जा सकता था। फिर भी वो अब तक उसकी माँ के दिल पर राज कर रहा था। वो पूछना चाहता था, क्या माँ ने कोई नशा कर लिया है या फिर क्या वो सच में पागल हो गई है? पर फिर उसे याद आया कि ये सवाल तो दादा दादी ने भी कई बार पूछा होगा। अब फिर भी उसके पूछने से क्या होगा? चेंगजिन तो तभी पागल हो गई थी, मतलब 20 साल पहले। उसके बाद जो भी नॉर्मल दिख रहा था वो सिर्फ एक मास्क था, और अब उस मास्क के नीचे का असली चेहरा भी फाइनली बाहर आ गया था। 2 साल, बस 2 साल और रुक जा। उसने प्रॉमिस किया था वो हमें वापस ले जाएगा। उस वक्त तक तुम फैमिली के इकलौते वारिस बन जाओगे और फिर हमें वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। चेंगजिन की आवाज तेजी से बदलती गई, सांस उसकी फूल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से कुछ तोड़ दिया हो। तुम पहले अब्रॉड चले जाओ, माँ की बात सुनो प्लीज, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ। उस औरत का आना क्लियरली चेंगजिन के लिए एक बड़ा झटका था।
ऐसे शब्द जो वो सालों से दबा के बैठी थी, आज सब कुछ एक साथ फूट पड़े थे। फाइची ऑलरेडी सब कुछ अंदाजा लगा चुका था, पर जब माँ के मुंह से वो कंफर्मेशन मिला तो उसका पूरा बॉडी अंदर से जैसे कांप गया। बाहर चला जाऊं और वहां जाकर फिर से जमीन के नीचे रहना शुरू करूं, एक कीड़े की तरह। चेंगजिन का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। शायद उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसका बेटा उसके सपनों को इतनी नरमी से नहीं, इतने कठोरता से तोड़ देगा। ऐसे छोटी और गंदी मिसाल देकर उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके पास कोई लॉजिक, कोई रीजन कुछ नहीं था जो फाइची के शब्दों का जवाब दे सके। उसके हाथ अब भी फाइची के हाथों को पकड़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे डूबते हुए इंसान को लकड़ी का सहारा पकड़ लेता है। बोली, बेटा, माँ की बात मान लो ना। जब तुम बाहर से वापस आओगे तब हमें कभी फिर से ऐसे नहीं जीना पड़ेगा। तभी एक तेज हवा के झोंके ने खिड़की को झटका दिया। एकदम से अंदर की ठंड और बढ़ गई। फाइची की आंखों के सामने वो सारे साल घूमने लगे। वो साए, वो दर्द, वो छिपी छिपी सी फीलिंग, जैसे कोई कभी पीछा छोड़ना नहीं चाहता। उसने सारी लाइफ मेहनत की थी सिर्फ एक चीज के लिए, और वो थी आजादी। पर उसकी माँ उसी को फिर से उसी अंधेरे में धकेलना चाहती थी, उसके खिलाफ जाके, उसकी मर्जी के बिना। और उस मोमेंट में फाइची को लगा, माँ उसके लिए अब घर नहीं, सिर्फ एक बंद कमरा बन गई है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट में एक हार्ट ही दे देना गाइस, मैं समझ जाऊंगी। तो अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। गुड नाइट।